जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एक दो दिनों से मेरी क्लासेस नहीं आ पा रही है, कारण है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। अभी आपको आवाज़ से भी लगेगा, तो मैं धीरे धीरे क्लासेस कर लूँगी और आप लोग चाहें तो इसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, उसमें करेंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्रपद्यवाद भी कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ बात कर लेंगे नई कविता और साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। आप देख सकते हैं ये यूथ वाला पुस्तक से इतने सारे एग्जाम्स में, ये इससे भी बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम थोड़ा सा यहाँ पे चलते चलते बात करते हुए चलूँ, जैसे कि प्रगतिवाद का समय जो आता है वो क्या आता है। तो प्रगतिवाद जो आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि छायावाद जो हमारा आता है, छायावाद छायावाद जो हमारा आता है वो 1918 से 1936 ईस्वी। ठीक है, और बेसिकली यानी कि अन्य विद्वान अलग अलग टाइप से मानते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि जो मूल रूप से माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की बात करेंगे जिसका समय आ जाता है 1936 से 1942। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रयोगवाद के ऊपर। तो प्रयोगवाद के ऊपर 1943 ईस्वी इसका से हो जाता है इनका समय। और उसके बाद बात करेंगे प्रपद्यवाद या कि नकेनवाद। नकेन जानते हैं कि नौ क और नौ कोए का और नौ, यानी कि इन तीनों लेखकों के नाम से नकेन नाम पड़ा, वो हम आगे प्रश्न में अभी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ इसका समय की हम बात कर लेंगे कि प्रपद्यवाद का समय क्या जाता है, तो 1956 ईस्वी आ जाता है। अब बात कर लेते हैं नई कविता या फिर साठोत्तरी काव्य, गद्य काव्य। तो नई कविता का समय आप जानते हैं कि जो होता है दोस्तों 1954। लेकिन एक जो कौन सी थी ना लेख जिसमें निकला था, नए पत्ते कुछ था इस टाइप से, तो उसमें से 1953 भी मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा पाई हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मेरा एक दूसरा चैनल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये मेरे बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि जब हम पीजी टाइम में ही थे, यानी कि 19-21 नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाई भी नहीं था, चीज़ों को सीख रहे थे। अभी तो मैं कहीं पे सिलेक्टेड हूँ, तो तभी मैंने इसे बनाया था। तो बहुत सारे इस पर मैं अभी भी मोटिवेशन वगैरह सब वीडियो डालती हूँ, तो आप जाके ज़रूर से एक बार इसको विजिट कीजिएगा, देखिएगा और अपना प्रेम दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। हम पहला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा, क्यों हकलाऊं। पंक्ति है किसकी, तो ये पंक्ति किसकी है, ये नागार्जुन की। जहाँ मुझे लगेगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करना है वहाँ पे मैं करूँगी, जहाँ पे नहीं लगेगा, जैसा कि आप जानते हैं ये वन लाइनर है, तो हम करते हुए निकलेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इसमें आपको आते होंगे, कुछ और भी जो है वो आपको नए लगेंगे, तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। चलते हैं आगे। नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि नागार्जुन का काव्य संग्रह युग की गंगा नहीं है। युग की गंगा में गंगा किसकी है, तो ये किसका है, केदारनाथ अग्रवाल का। ठीक है, ये युग की गंगा। और ये जब मैंने जब बताया कि प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, तो इसमें ऑप्शंस में होंगे कि नागार्जुन जी का काव्य है जिसके अंतर्गत आती है क्या, युग धारा आ जाती है। फिर है सतरंगे पंखों वाली, आप थोड़ा सा स्पीड इसे बढ़ा भी सकते हैं। और भी बहुत सारी है, प्यासी पथराई आंखें, हजार हजार बाहों वाली, तो ये सारे नागार्जुन के काव्य संग्रह होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। वह साहित्यकार जिसने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है, तो वो कौन है, मुक्ति बोध, जिसका समय आ जाता है जन्म 1917 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचना किसका है दोस्तों, तो आपको पता है ये त्रिलोचन का है काव्य रचना तुम्हें सौंपता हूँ। वह तत्व जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है,
तो मार्क्सवादी जो है क्या चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो वो है यांत्रिक भौतिकवाद जो है वो नहीं मानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने वन लाइनर वाली अगर सरस्वती गोविंद भी पढ़ा है, अगर मार्क्सवाद के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी कहीं से भी किया है, क्लियर किया है, तो आप जानते होंगे कि मार्क्सवाद की विशेषता के बारे में होते हैं क्या, कि वो ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी कि इतिहास के अर्थ, सामाजिक, इन चीज़ों को मानते हैं, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बताते हैं, पूंजीवाद की आलोचना करते हैं। तो ये मार्क्सवाद की विशेषता आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो पता है आपको, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक है कौन? तो केदारनाथ अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे हम। वह चिड़िया जो चोच वह चिड़िया जो चोच मारकर, ऐसे ये कविता है, इसीलिए वह चिड़िया, जब हमारे 6th क्लास में जब हम लोग थे तो हम लोगों के पुस्तक में लगे हुए थे झारखंड में, है वह चिड़िया जो। कविता के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है। बहुत अच्छी कविता, वह चिड़िया जो चोच मारकर, बहुत अच्छी कविता है। आगे बढ़ेंगे हम। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन दो नदियों के संदर्भ में हुआ है। तो कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्यिक परंपरा है। तो कौन सी? मार्क्सवादी से प्रभावित है प्रगतिवाद। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न है हमारा, कवि है नागार्जुन का वास्तविक नाम है क्या? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है। आगे बढ़ेंगे। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। काव्य पंक्ति है किसकी? तो केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, इसमें केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह दोनों आते हैं, तो दोनों की रचनाएं अलग है, दोनों को ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है कब से? 1936 ईस्वी से। वह रचना जिसमें कामाध्यात्म की समस्या का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा है? ये उर्वशी है। उर्वशी का समय 1961 ईस्वी आ जाता है, और आप जानते होंगे कि उर्वशी पर दिनकर जी को, ये दिनकर जी की रचना है, और इस पे इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। प्रश्न है हमारा, निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, मतलब ये वाक्य जो यहाँ पे दिए गए हैं वक्तव्य, इसका तात्पर्य क्या है कि अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह है किनका? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? कल्पना प्रवणता जो है वो प्रगतिवाद की विशेषता नहीं आती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि प्रगतिवाद के अंतर्गत इसकी विशेषता में क्या आती है? सामाजिक यथार्थता आती है, कृषक मजदूर वर्ग का चित्रण आता है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, तो ये कल्पना प्रवणता जो है वो नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहा जाता है क्या? उसे क्या कहा जाता है? नई कविता। ठीक है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह रचना है किसकी? तो ये धूमिल की है, धूमिल की है, और किससे? मोची राम से ली गई है। किससे? मोची राम से। ठीक है, मोची राम कविता से है ये। ठीक है, आगे चलेंगे। वह कवि जो आद्यंत प्रगतिवादी नहीं है, तो नरेंद्र शर्मा जो है वो नहीं आते हैं प्रगतिवादी के अंतर्गत, जबकि पता है आपको कि किसी वाद में आते ही नरेंद्र शर्मा, ये अपने स्वच्छंद रूप से ही सारी रचनाएं करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। वह प्रगतिवादी कवि जिसने सीता पर खंड काव्य रचना की है, तो आपको पता है कि नागार्जुन की एक रचना है, कौन सी? भस्मांकुर, शायद भस्मांकुर होना चाहिए था। अच्छा, मैं थोड़ा सा, हाँ भस्मांकुर ही है।
भस्मांकुर जो है वो सीता पर ही केंद्रित है, शायद ये इसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, नागार्जुन का है, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से नहीं से थी, तो कौन सी थी? प्रगतिवाद की प्रगतिशीलता। मूल सैद्धांतिक रूप से इनकी स्थापना क्या थी? प्रगतिशीलता, मतलब प्रगति, मतलब चलते चलते, प्रगति होते होते, है ना, स्थिर नहीं है। आगे चलेंगे। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। तो देख रहे हैं, निम्न वर्ग किससे जुड़ा है हमारा? प्रगतिवाद से। प्रयोगवाद से क्या जुड़ा है हमारा? मध्यम वर्ग। जबकि आपको पता है कि समाज में जो है हमारा उच्च वर्ग आता है, क्या आता है? उच्च वर्ग आता है, फिर मध्यम वर्ग आता है, फिर उसके बाद आता है निम्न वर्ग, ठीक है, निम्न वर्ग आता है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आगे देखेंगे। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो उनकी विशेषता के बारे में दिया गया है, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, द्वंदात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया। तो ये किसके बारे में है? तो ये प्रगतिवादी साहित्य के बारे में उनकी विशेषता है। नागार्जुन की रचना है दोस्तों क्या क्या बताइएगा? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। बहुत अच्छी इनका मैंने ट्रिक भी बनाया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी हमारे पीएचडी वाले साहित्य अकेडमी चैनल पे, वहाँ मैं ट्रिक की चीज़ों को शेयर करती हूँ और इस पे हम बेसिकली बड़े बड़े क्लासेस लेते हैं। ये हमारा एक सेफली टीचर बनने के बाद की एक शुरुआत है, जो आप लोगों से बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ और वो हमारे संघर्ष के दिनों से ही है, इसीलिए मैं 2 चैनल को क्रिएट की हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे। यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लखनऊ में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? मुंशी प्रेमचंद की। आगे चलेंगे, वो सारी चीज़ें आगे है। मनोरंजन के कोई और साधन निकल आए तभी व्यभिचार घटेगा। यह कथन किसका है कि मनोरंजन में अगर कोई साधन निकल आए तो क्या होगा? व्यभिचार घटेगा। नागार्जुन जी का है। वह कवि जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, तो कौन है वो? हरिओध जी, जो है जो प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। आगे चलेंगे। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, किससे? कार्ल मार्क्स से। बोलता है ना प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है, तो कार्ल मार्क्स से, ठीक है। आगे चलेंगे हम। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है कब से दोस्तों? तो 1936 ईस्वी से। आगे बढ़ेंगे हम। वसंती हवा कविता के रचयिता हैं कौन? तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। राम कथा पर आधारित काव्य है कौन सा? भूमिजा। किस पे आधारित है? राम कथा पर आधारित है। और भूमिजा किसकी है दोस्तों? तो आपको पता होगा ये किसका है? नागार्जुन जी का है, नागार्जुन का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रगतिवाद साहित्य को सौद्देश्य मानता है। सौद्देश्यता का अर्थ क्या है? सौद्देश्यता का अर्थ प्रगतिवाद में किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना, ये इसका अर्थ हो गया किसका? सौद्देश्यता का। आगे चलेंगे हम। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब लिए गए हैं किससे? जनजीवन के बीच से। जैसा कि पता है जनजीवन से जुड़ा हुआ है क्या हमारा? प्रगतिवाद निम्न वर्ग से। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव द्वारा रचित कृति है अजय खंडर, मेधावी और पांचाली। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा दोस्तों। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम है कौन कौन से? रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। काफी महत्वपूर्ण है। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 रचनाओं का शीर्षक है माझी न बजाओ बंसी और वसंती हवा, ये इनका शीर्षक है। आगे चलेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पे दोस्तों? तो लखनऊ में
हुआ था। आगे चलेंगे, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार कौन है? तो यात्री नाम से नागार्जुन जी लिखते थे। हिंदी में सोनेट का प्रयोग किसने किया है दोस्तों? तो त्रिलोचन शास्त्री ने सोनेट का प्रयोग किया है। आगे बढ़ेंगे हम, प्रश्न है हमारा कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? मैंने पहले ही बताया था ऊपर में, प्रेमचंद जी। नागार्जुन की रचनाओं में वह रचना जो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है, तो ये जो यहाँ पे दिया गया है पत्रहीन नग्न छां, ये बताइएगा कि ये किस बोली में लिखी है, किस भाषा में लिखी गई है, ये मुझे बताइएगा। और इस पे बहुत अच्छी इनकी ये रचनाएं भी है, इनके बारे में बहुत अच्छी पुस्तकों में एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, उपयुक्त काव्य पंक्ति है किसकी? नागार्जुन जी की। आगे चलेंगे हम, जन्मना कवि प्राकृतिया घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मास्कवादी, कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मास्कवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह यानी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किसके संबंध में है दोस्तों? तो ये किसके संबंध में है? नागार्जुन के विषय में है। हिंदी साहित्य में मास्कवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है वो कौन सी काव्य धारा है? तो वो प्रगतिवाद। क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ये हमारी तबीयत में थोड़ी सी, ये मौसम चेंज की वजह से ना फीवर और खांसी थोड़ा सा परेशान कर रखा है मुझे। आगे चलेंगे कि नागार्जुन की लिखी रचना है कौन सी दोस्तों? ऊपर भी मैंने देखा था, प्यासी पथराई आंखें। आगे चलेंगे, प्रगतिवाद का आधार है क्या? द्वंदात्मक भौतिकवाद। जमुना जल तुम काव्य रचना है किसकी? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। प्रगतिशील लेखक संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना है किसकी दोस्तों? तो पता है ये त्रिलोचन की है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। आगे चलेंगे हम, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं कौन? तो वो हैं नागार्जुन। आगे चलेंगे, द्वंदात्मक भौतिक यानी कि विकासवाद प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार है। प्रगतिवादी काव्य धारा का आधार क्या है? द्वंदात्मक भौतिकवाद। ठीक है, आगे चलेंगे, प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य विचार है। तो प्रगतिवाद जो है वो रूपवाद को नहीं मानते हैं। प्रगतिवाद के विचारों को अगर आप देखेंगे तो उसमें रूपवाद नहीं आते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे, अबे सुनबे गुलाब भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे संबंध है? तो ये प्रगतिवाद कविता से। आपको पता है कि ये अगर हम बात कर लेंगे तो कुकुरमुत्ता जो है, कुकुरमुत्ता किसकी कविता है ये? तो आपको पता है कि ये निराला की है। किसकी है? नागार्जुन ने। निराला किसकी है? निराला की कविता है, जिसमें कि जिसकी ये पंक्ति भी है। और ये कविता किससे प्रभावित है? तो प्रगतिवाद से प्रभावित है। आगे चलेंगे हम, प्रगतिवादी कवि हैं कौन? तो ये केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध। युगधारा के रचयिता हैं कौन? नागार्जुन। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। हरिजन गाथा काफ़ी अच्छी कविता है और नागार्जुन जी की है, बहुत दिल दहलाने वाली है। देखिएगा कभी पढ़ के, अगर आपके एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं ना तो रचनाओं को ऐसे बस शौक से पढ़िए, अच्छा लगता है। जन्म क्रम के अनुसार लगाना है कवियों को। आपको पता है कि नागार्जुन का समय 1911 आता है,
भवानी प्रसाद मिश्र का समय 1913 आता है। त्रिलोचन जी और मुक्ति बोध जी 17 में आते हैं। नरेश मेहता का समय 24 आता है। यानी कि मैंने ये लिख दिया मतलब 1900, ठीक है, मैं ऐसे ही याद करती हूँ, आप लोग भी इस तरह करके कर सकते हो। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई थी मुल्क राज आनंद व शहजाद जहीर के प्रयत्न से। आगे बढ़ेंगे। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है क्या? उस धारा को क्या कहा जाता है? तो ये प्रगतिवाद कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं कौन? तो वो हैं नागा अर्जुन। प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि के अंतर्गत आते हैं। आपको ये देखना होगा कि प्रयोगवाद के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन है, छायावाद कौन है, द्विवेदी युग के कौन है, भारतेंदु युग के कौन है। ये सारी कम से कम कवियों को महत्वपूर्ण आपको देखना ही होगा, जहन में रखना ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। आगे चलेंगे। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है जो प्रगतिवाद नहीं मानता है? जैसे कि पता होगा कि धर्म, ईश्वर, व्यक्तिवाद की आस्था, ये सारी चीजों को ये नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम। आग और राग का कवि कहा जाता है किसे? अनल का कवि, आग और राग का कवि ये दिनकर जी को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलेंगे हम। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है क्या दोस्तों? साम्यवाद। आगे चलेंगे। वह कवि जिसको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है कौन है वो? तो केदारनाथ सिंह। याद रखना है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह अलग अलग है। वह कवि जिसका संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, तो पता है रामदरस मिश्र तो नहीं ही आते हैं। अगर प्रगतिवाद के 2-4 कवि के यहाँ पे नाम दिए होंगे जिसके अंतर्गत एक हमारा रामदरस मिश्र होगा, जो नहीं होगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यूथ वाले पुस्तक से है, प्रीवियस ईयर से, तो 4 ऑप्शन को 1 लाइनर किया गया। इसी तरह हमारे इस तरह के क्वेश्चंस बन के निकल आए हैं। आगे चलेंगे। युग की गंगा रचना किसकी है दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल की। शुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है तो कौन नहीं है? शुद्ध राष्ट्रीय, यानी कि सिर्फ ये राष्ट्रीय ही नहीं लिखे, सब तरह की रचनाएं किए हैं कौन? नागार्जुन जी। आगे चलेंगे हम दोस्तों। प्रयोगवाद, नकेनवाद, यानी कि जिसे हम प्रपद्यवाद कहते हैं। क्या है? एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है तार सप्तक में। आपको पता होगा कि तार सप्तक होता है, फिर द्वितीय तार सप्तक होता है, फिर तृतीय तार सप्तक होता है, फिर चौथे तार सप्तक होता है। तो तार सप्तक की हम बात करेंगे दोस्तों। तार सप्तक जो आता है उसका समय 1943 आता है। द्वितीय तार सप्तक यानी कि पहला वाला में ना प्रथम तार सप्तक नहीं लिखा जाता, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सिर्फ तार सप्तक लिखा जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम दूसरे का समय आता है तो 1951 ईस्वी, ठीक है। और तीसरे की बात करेंगे तो 1959 ईस्वी, और चौथे की बात करेंगे तो 1979 ईस्वी। आगे चलेंगे हम। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक पड़ोर प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कथन किसका है दोस्तों? तो ये है कुंवर नारायण का। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे कौन? नलिल विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो ये नकेनवाद, नौ कोए का नौ से हो गया नलिल विलोचन शर्मा, कोए का से हो गया केसरी कुमार, नौ से हो गया नरेश। नरेश के साथ आप नरेश मेहता नहीं कहिएगा, नरेश सिर्फ नरेश ही मिलता है, ठीक है। इसके साथ कुछ और नाम मतलब मिले हुए नहीं है, यानी कि जिस तरह यहाँ कुमार है, शर्मा, इस टाइप के नहीं कुछ है, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है कौन माने जाते हैं? तो सच्चिदानंद हिरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी। आगे चलेंगे। आत्मजयी रचना किसकी है दोस्तों? तो आपको पता होगा कुंवर नारायण की है। हरी घास पर क्षण भर शकुंत माथुर का है। अगर मैं तुम्हें लहलहाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? तो कल्कि बाजरे की इनकी कविता जो है वो अज्ञेय की है, उनकी उसी कविता से ये पंक्ति को ली गई है। किसकी है ये? अज्ञेय की है। ये हमारे नेट वाले सिलेबस में लगे हुए भी हैं और उसी से ये प्रश्न बने, इसलिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर में दिए भी गए हैं।
चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो पता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र का प्रयोक्ता है कौन दोस्तों? तो पता है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। आगे चलेंगे। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन किसका है? हमारे अज्ञेय साहब का है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वह कवि जिसकी भावात्मक और जिसकी भावात्मक विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फंटेसियों का आकार ग्रहण करती है, वो कौन है? तो जो इनकी मुक्तिबोध की जो होती है रचनाएं, वो कल्पना, फंटेसी, इन सारी चीज़ों को ग्रहण करती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास की रचयिता थे कौन? तो ये आधुनिक हिंदी की, ये मुझे भी नया लगा कि आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता थे कौन? तो रामदास के नाम से हो सकता है कविता लिखे हुए। मैंने पुस्तकों में तो इसे नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ सारे पुस्तकों का अध्ययन किया है अपने एग्जाम के दौरान और अभी भी करती हूँ, जैसे कि नगेंद्र को पढ़ा है, बच्चन को पढ़ा है, बच्चन का जो पुराना भी है और आधुनिक जो है वो दोनों को पढ़ा है, शुक्ल को पढ़ा है, और एक आता है विश्वनाथ त्रिपाठी, उनसे शुरू किया है, उनको भी किया है, और इस सारे पुस्तकों को पढ़ा है। मुझे तो इसमें नहीं मिला है, लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, नए प्रश्न है। रघुवीर सहाय। आगे चलेंगे। अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं किसके दोस्तों? तो समाज एवं व्यक्ति के प्रतीक हैं। आगे चलेंगे हम। कहा तो तय था चिराग हरे घर के लिए, कहाँ चिराग गया सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये दुष्यंत कुमार का है। आगे चलेंगे। प्रश्न है हमारा कि तार सप्तक का संपादक हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग की शुरुआत से संबंधित है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कृति है क्या? चिंता। बावरा अहेरी इंद्रधनुष रौंदे हुए। तीसरे तार सप्तक के कवि हैं मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कृति चौधरी। मैं अभी क्लासेस लास्ट में मैं करवा दूंगी आपको सभी तार सप्तक के कवियों के नाम एक जगह। ठीक है, आगे यहाँ पे है कि दुख सबको मांझता है, और पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये है अज्ञेय जी की है कि दुख सबको मांझता है। और आगे चलेंगे। 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है किसका दोस्तों? तो ये है धर्मवीर भारती का। खुशबू के शिलालेख कविता किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। आगे चलेंगे। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। कथन किसका है दोस्तों? ये अज्ञेय जी का है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? अज्ञेय जी का है। सागर मुद्रा किसकी है दोस्तों? ये भी अज्ञेय जी का है। आगे चलेंगे। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। किसकी पंक्ति है ये? तो धर्मवीर भारती जी का है। वह कृति जिसकी रचना का आधार क्या है? कठोपनिषद है। तो आत्मजयी किसकी है ये दोस्तों? आत्मजयी पता है ये कुंवर नारायण की है। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर है यहाँ पे कि कलगी बाजरे की सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य। अच्छा, ये वाला छोड़ दे रहे हैं, आगे चलेंगे। यहाँ इसकी ये व्याख्या में यहाँ पे क्या होगा वो दिया गया था। प्रपद्यवाद का पर्याय किससे है दोस्तों? ऊपर मैंने देखा नकेनवाद से है।
प्रपद्यवाद के कवि नहीं है, तो पता है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं गिरजा कुमार माथुर जी, न कि प्रपद्यवाद के अंतर्गत। नकेनवाद से जुड़ा कवि है कौन, केसरी कुमार, ऊपर भी मैंने देखा था। नरेंद्र शर्मा प्रवासी के गीत, नागार्जुन युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी। आगे चलेंगे हम, आगे है हमारा, एक तरफ कविताएं दी गई, एक तरफ उनके कवि दिए गए हैं। नदी की बांक पर छाया किसका है, अज्ञे जी का। आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल का। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का। कुआओं नदी सर्वेश्वर दया सक्सेना जी का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठेले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है, तो ये डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी जी का है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न है हमारा कि शुद्ध कला के परखी कहते हैं उस पार की। पंक्ति के रचयिता कौन है, ये रामविलास शर्मा। क्या थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। इधर वह कविता मेरी पीड़ नहीं छोड़ रहती थी। अगर वह कविता भाववेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। तो किसके संबंध में कहे जाते हैं, तो ये लंबी कविता का अंत से संबंधित उद्धरण है। ये असाध्य वीणा अज्ञे के आंगन के पारद्वार कविता संग्रह में संकलित है। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या कहना चाहते हैं, है कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। बहुत अच्छी कविता है, पढ़िएगा आप लोग। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़े भी होंगे। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है दोस्तों, तो ये केदारनाथ सिंह का है। चकमक की चिंगारियां मुक्तिबोध की रचनाकार की कविता है। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं। यह कहा गया वाक्य है किसका, तो धर्मवीर भारती जी का। सृजना के क्षण किसकी कविता है दोस्तों, अज्ञे जी की। बहुत सारी नई है जो आपको पुस्तकों में बहुत कम मिलेंगे देखने को, इसीलिए प्रीवियस ईयर करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। संगीनों का साया काव्य संग्रह किसका है, प्रभाकर माचवे का है। गीत फरोश किसका है दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र का है। आगे बढ़ेंगे। पूर्वा कविता किसका है, अज्ञे का है। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं जो व्यक्तिगत के रचयिता हैं। आगे देखेंगे। नहीं तो लेते जाइए ना, वही लेते जाएंगे थोड़ी देर में। अगला प्रश्न है हमारा कि महावृक्ष के नीचे काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो है अज्ञे जी। अगला प्रश्न है कि दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञे जी जो है हमारे वो पहले तार सप्तक में आते हैं, ना कि दूसरे में आते हैं। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कब, मैंने ऊपर भी बताया था 1951। आगे देखेंगे। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। पंक्ति किसकी है, तो ये मुक्तिबोध जी की है। आगे चलेंगे। गुस्से से उबलती कठपुतली के मन में, अच्छा ये वाला हटाते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्ति उस अस्मिता या
आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है, जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन है किसका, तो ये है नामवर सिंह का। आगे चलेंगे। अरे इन रंगीन पत्थर, अच्छा ये भी हटाते हैं, ये थोड़ा सा इनका एक्सप्लेन नहीं है। आगे चलेंगे। तार सप्तक तीसरे तार सप्तक के अंतर्गत नहीं है, तो कौन है, धर्मवीर भारती जो है नहीं है। तीसरे तार सप्तक के कवियों के नाम दिए हो सकते हैं। अंधेरे में किसकी के रचयिता कौन है, रचयिता है इनके मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक में आते हैं। आगे चलेंगे। मांझी के पुल से कितनी दूरी, मांझी का पुल कौन बड़ा, वह जो नदी पर खड़ा मांझी का पुल, या जो टांगा है लोगों के अंदर। पंक्ति के रचयिता कौन है, तो बहुत अच्छी प्रयोगवाद प्रगतिवाद की जो कविताएं होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, केदारनाथ सिंह का है। आगे चलेंगे हम। तार सप्तक का कवि है कौन, तो पता है अज्ञे जी है। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का है। आगे चलेंगे। एक काव्य संग्रह जो अज्ञे का नहीं है, तो धरती पता है ये त्रिलोचन का है, ना कि अज्ञे जी का है। अज्ञे की कृति भी है हरी घास पर क्षण भर, संशय की एक रात नरेश मेहता का है। तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 में। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण। वह कवि जिसकी रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित नहीं है, तो ये जो है शमशेर बहादुर जो है वो चौथे सप्तक के अंतर्गत नहीं आते, इसकी रचनाएं नहीं संकलित है। आगे चलेंगे हम। इसको मैं करवा दूंगी कि कौन से सप्तक में क्या क्या है, एक जगह पे आप लोग निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी कविता में फंटासी का मुखर प्रयोक्ता है कौन दोस्तों, तो मुक्तिबोध जी है। प्रपद्यवाद के संबंधित नहीं है, कौन नहीं प्रपद्यवाद से, प्रताप नारायण त्रिपाठी जी नहीं है। दूसरे तार सप्तक के कवि हैं रघुवीर सहाय। आगे चलेंगे कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी है शमशेर बहादुर सिंह के। मतलब मुक्तिबोध की कविता चांद के मुंह टेढ़ा के संबंध में ये कौन कहते हैं, ये कथन शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं, ठीक है। वह कविता जिसमें सृजन संबंधित चिंतन है, तो कौन सी है दोस्तों, वो असाध्य वीणा अज्ञे जी का। आगे बढ़ेंगे। वह वर्ग जिसके सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं, वहां पे दिए होंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे है रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंश पर कटाक्ष किया गया है, तो कौन सी है, हरी घास पर क्षण भर, आओ बैठ ले कुछ देर। बहुत अच्छी पंक्ति है। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में बहुत सारी चीजें प्रतीक में है, जिसमें कि तालाब जो है वो नहीं आती है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। आगे चलेंगे। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। कथन किसका है दोस्तों, ये नामवर सिंह का है। अज्ञे के संपादन में सप्तकों का प्रकाशन कितने सप्तकों का हुआ है, तो 4 सप्तकों का हुआ है। पहला है तार सप्तक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जनवादी विचारधारा के लेखक हैं कौन, रामविलास शर्मा। रघुवीर सहाय का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कितनी शांति, कितनी शांति। मुझे आप सर्च करके बताइएगा ये किसकी है। अब मैं यही तो करूंगी। अगर मैं तुम्हें लहलहाते सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो पंक्ति किसकी है दोस्तों, ये अज्ञे जी का है और कल की बाजरे कविता से ली गई है। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रियता न
होने का समाज सापेक्षता कारण सही नहीं है। तो ये इसके बारे में कहे जा रहे हैं। स्किप कर सकते हैं आप, इसे आगे चलेंगे। तार सप्तक के अंतर्गत तो पता है कि निराला जी तो छायावाद के अंतर्गत आते हैं, तार सप्तक के अंतर्गत नहीं ही हो सकते। इसमें तार सप्तक के कवियों के नाम दिए गए हो प्रश्न में। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये तो पता है कि प्रयोगवाद में पारंपरिक यानी कि पहले से जो उपमान दिए गए थे वो सारी चीजें तो नहीं ही यूज कर रहे हैं, जैसे कि चांद, कमल, ये सारी चीजें। यहाँ पे क्या बोला, हरी घास हो, यानी कि नए उपमान का प्रयोग किया, पारंपरिक वाला नहीं किया, नवीन किया है। ठीक है, तार सप्तक के कवि नहीं है, तो भवानी प्रसाद जो है मिश्र, वो तार सप्तक यानी कि प्रथम वाला में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। फंटासी शिल्प पर आधारित काव्य रचना है अंधेरे में। वे कवि जिसे राहों का अन्वेषी कहा गया है, तो कौन है, तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। तो बस यहीं तक आज स्किप करते हैं। यहाँ से आगे क्लासेस और छोटी सी होगी, ज़्यादा तो नहीं है, और 20 पेज होगा, 20 स्लाइड होगा। तो आप दूसरे क्लासेस में करते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी खांसी भी आ रही है, तबीयत भी मेरी थोड़ी सही लग नहीं रही है। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा मुझे दोस्तों। अगर ये पूरी क्लासेस आपने की है तो मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कितने सारे प्रश्न आपको नए मिले हैं। और मैंने लाइन वाइज प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे लेवल के मिलेंगे हमारे पास, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस 100 क्वेश्चंस दे दिए हैं, आपको बिल्कुल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत आभार। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसे प्रयोगवाद, प्रगतिवाद वाला को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।